कुलदीप, कुलदीप तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कुलदीप, अपना वेबकैम ऑन करो। हाँ कुलदीप, जी सर हम लोग आ गए सर। हम लोग 2 लोग हैं सर, मैं हूँ कुलदीप और सर राजा। अच्छा, और कोई आ रहा है? सर गांव के बच्चे आने वाले थे सर। अच्छा अच्छा, तो ओके, उनको टाइम लगेगा। सर पता नहीं सर बस आ ही रहे होंगे वो लोग भी। अच्छा, तुम लोग सब कहाँ से हो यार? सर हम लोग लखनऊ से हैं सर। आशियाना से, आशियाना लखनऊ और आशियाना आशियाना सेक्टर के। अच्छा अच्छा, मैं इलाहाबाद से हूँ। जी जी। मैं इलाहाबाद में एक विलेज है, तुम लोगों को पता नहीं होगा, नादिन, राजापुर, तुम्हें सुना नहीं होगा। नहीं सर नहीं सुन। नहीं सुना? ठीक है, तो अभी तो मतलब इंतजार करते हैं बाकी सबका भी, है ना? जी जी जी। ये तो तुम लोग अभी 2 लोग हो बस? यस सर हम लोग 2 लोग हैं। मेरा फोन सही नहीं चल रहा था इसलिए मैं इसके फोन पे आ गया। अच्छा अच्छा, फोन से देख रहे हो? हाँ सर हम लोग फोन से कर रहे हैं। और घर पे हो अभी तुम लोग? यस जी सर, हम सर। लोग घर पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और कितनी पढ़ाई हुई है तुम्हारी 12वीं में अभी तक? सर हो तो नहीं पाई, सिलेबस कराया जा रहा था तो हम लोग उस पे समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने अपनी विद्या वगैरह उससे पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, अपने हिसाब से पढ़ रहे हो? हाँ सर। ओके। अभी तक तो सर जी अपनी तरफ से मतलब बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाँ, ये कौन है भाई? बता दो उनका कॉलेज जाना नहीं अभी तुम लोग सब एक दूसरे को जानते हो? तक। हाँ सर। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून बेटा। तो तुम लोग कितने लोग हो वहां पर अभी? 3 लोग। 4? 3 लोग, 1 लोग एब्सेंट है आज। एब्सेंट है आज? भाई पहली क्लास में एब्सेंट हो गए तुम लोग तो यार, मतलब। मम्मी बीमार है भैया। अच्छा, बीमार है? ठीक है। मम्मी बीमार है उसकी। अच्छा,
हाँ हाँ, तो अब हम लोग किसी का इंतजार करें कि स्टार्ट कर दें, चालू कर दें? स्टार्ट करें भैया, वो नहीं आएगी। नहीं सर आएगी? स्टार्ट कर सकते हैं। सर शुरू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चलो। ओके तो आपको पता है ना, पहला जो अध्याय है वो स्थिर वैद्युतिकी का है ना, आपको पता यस है? भैया, फिर ओके फिर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे आज, हम लोग सिर्फ इसका, एक सेकंड, और कोई आया, जीनत, यस भैया। जीनत को जानते हो तुम लोग? यस सर। नहीं भैया। नहीं? अच्छा तो ठीक है। भैया हम जीनत को जानते हैं। जानते हो तो ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लिया है उसने भी। भैया वो खुद जीनत बोल रही है। अच्छा, वो खुद जीनत ही बोल रही है। यस भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर हम लोग चालू करते हैं। तो मेरा नाम धीरज है, और मैं जो है इलाहाबाद में एक गांव है, राजापुर, तो तुम लोगों ने सुना नहीं होगा। तो राजापुर के पास गांव है, नादिन सुरजानपुर करके नाम है। क्या भैया? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। तो मैं इलाहाबाद से हूँ, ठीक है, इलाहाबाद तुम लोगों को पता है। तो वहाँ से जो है, और मैंने फिर अपनी पढ़ाई जो है बॉम्बे में किया है, और 11वीं 12वीं करने के बाद मेरा सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे में हो गया, और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग किया है, ठीक है। और उसके बाद से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमको पता लगा कि जो है हिंदी में पढ़ा सकते हैं हम लोग, तो हमको लगा कि क्यों नहीं एक हिंदी में भी शुरुआत करते हैं। अभी तक तो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि हम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँगा और बीच बीच में, क्योंकि इतना हिंदी के सारे शब्द पता नहीं है, तो तुम लोग भी बीच बीच में बता देना। तुम लोग को तो पता ही होगा काफी सारी चीजें, जैसे स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी को, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ना, आप लोग तो अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन होगा क्या ना, जब आप 12वीं से जाके आगे की पढ़ाई करेंगे, तो उसमें जो है ये सब जो चीजें हैं, ये सब इंग्लिश में हो जाएंगी। तो इसलिए जो है मैं जब भी हिंदी में लिखूंगा, मैं जो है ट्राई करूंगा कि उसको इंग्लिश के वर्ड्स भी उसमें जोड़ जोड़ के लिखूं, ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं शकीला, क्या बात चल रही है? कुछ नहीं भैया, सॉरी भैया, नहीं हाँ, करेंगे। तो एकदम ध्यान लगा पढ़ो बेटा, क्योंकि देखो तुम लोगों को पता नहीं होगा कि जो बाकी लोग हैं, मतलब बाकी जो हैं, जैसे मैं भी बैंगलोर में हूँ, तो बैंगलोर में 12वीं की पढ़ाई जो है करीब करीब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो तुम लोगों की जो पढ़ाई, जो सही मायने में तो बोलें कि अभी ठीक से चालू ही नहीं हुई है, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान लगा के पढ़ो बेटा, इस सब चीजों को, बहुत जरूरी है। तो चालू करें हम लोग? यस भैया। चलो भाई, तो अब आप ये देखेंगे कि 11वीं में हमारा जो पूरा का पूरा, जो आप समझ लीजिए, एक सेकंड, ना 1 मिनट, इसको मैं देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि 11वीं में आपका जो ज्यादातर जो जितना भी भौतिकी में आपने पढ़ा होगा, वो द्रव्यमान की जो है के बारे में था, है कि नहीं? यस सर। तो द्रव्यमान का जो हमने, है ना, द्रव्यमान के बारे में
के बारे में पढ़ा था। अब उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था भाई? उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसे उसकी चाल होती है, सरल चाल कैसे होती है, और एक समतल में कैसे उसकी गति होती है, गति के नियम पढ़े थे हमने। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे जो समझ लीजिए खंड थे, वो द्रव्यमान के बारे में हमने पूरी की पूरी उसकी हमने मान लीजिए कि अध्ययन किया था। ठीक है, अब आपने द्रव्यमान के बारे में पढ़ लिया 11वीं में। अब जब आप 12वीं में आ रहे हैं, ठीक है, अब आप 12वीं में हैं, तो 12वीं में आपका जो ज्यादातर जो बोले कि जो आपकी अध्ययन होगा, वो ज्यादातर आपका अध्ययन होगा आवेश के बारे में। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो जो आवेश है उसके बारे में हमें 12वीं में पढ़ना है। ऑलराइट, अब द्रव्यमान की जब हमने पढ़ाई की थी तो कितनी सारी चीजें थी उसमें, है कि नहीं? सुनने में लगता है कि बस हम एक भार का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, बट उसमें अगर आप देखेंगे कि इतनी सारी चीजें थी। उसी तरह से आवेश के बारे में भी जब हम पढ़ने जाएंगे तो हम देखेंगे कि तरह तरह की चीजें हैं उसमें। यस सर। अब आवेश जो है, आवेश के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आवेश जो है स्थिर रह सकता है, एक समान गतिशील तरीके से चल सकता है, और एक त्वरित गतिशील अवस्था में चल सकता है। अब आप देखेंगे कि जब वो स्थिर रहता है तब वो अलग तरीके से अपने आप को पेश करता है, आपको उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जब वो एक समान गतिशील अवस्था में होता है तब आप उसको एक अलग तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा। वो चुंबकीय क्षेत्र भी बना देता है जब वो समान गतिशील अवस्था में होता है, लेकिन जब वो स्थिर रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक अलग अलग तरह के चैप्टर है हमारे, अलग अलग तरह के आप बोल लीजिए खंड हैं, जिसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। आवेश को हमें पढ़ना है स्थिर अवस्था में, लिख लीजिए। यस सर। स्थिर अवस्था में आप देखेंगे कि आपके जो पहले 2 अध्ययन हैं, पहले 2 आपके कौन से, आपको मालूम है आपके जो चैप्टर के नाम आपको मालूम? पहले दूसरे चैप्टर के पहला क्या नाम है सर फिजिक्स में सर हमारे पहले चैप्टर का जो सर नाम है वो सर याद नहीं है? सर मेरे को याद है सर। बोलिए बोलिए। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। यस सर। ठीक है, तो ये जो दो जो चैप्टर आपने नाम लिया अभी अभी, ये 2 चैप्टर आपको लगेगा कि आप सिर्फ जो आवेश है उसको एक रखा हुआ है, उसके बारे में बस आप स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा ऐसा लगेगा, आपको महसूस होगा कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। स्थिर अवस्था में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चीजें हैं समझने के लिए, और इसमें 12वीं का ये मान लीजिए 20% फिजिक्स का जितना फिजिक्स है, 20% स्थिर अवस्था में जो हम अध्ययन करेंगे वही है। ठीक है, तो अगर आपने ये 2 चैप्टर ठीक से समझ लिए दोस्तों, तो आपने काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक समान गति से, लिख लीजिए, एक समान गतिशील अवस्था। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आप देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 आपको याद है क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा है, तो वो एक गतिशील अवस्था में है। अगर आप तार लेते हैं बिजली की कोई, उसमें आपका जो आवेश है वो ऐसा चल रहा होता है अंदर, तो वो एक विद्युत धारा का जो है एक वो है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आता है, और इसमें जो है 5वां जो अध्याय है उसमें चुंबकत्व और द्रव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 अध्याय हो गए
इसी के बारे में, स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो है एक छठा अध्याय है, वो बोलता है कि दोस्तों ये दोनों जो चीजें हमने जो अभी पढ़ी हैं, एक आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है और एक वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसको समझने के लिए हमें एक अलग अध्याय है, वो हम बाद में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कैसे आप जो है चुंबकीय क्षेत्र से आप कैसे आप बना सकते हैं, विद्युतीय क्षेत्र बना सकते हैं, तो उस तरीके से एक दूसरे को आप बना सकते हैं। तो उसकी जो अध्ययन है वो 6 नंबर पे है। अब आप देखेंगे कि स्थिर अवस्था में हो सकता है, एक गतिशील अवस्था में हो सकता है, और एक और अवस्था होती है, वो कौन सी होती है चलने की? त्वरित। ये आपको पता है? यस त्वरित को त्वरण तो नहीं बोलते थे? हाँ जी, सर त्वरित को त्वरण तो नहीं बोलते? त्वरण, देखिए ये त्वरित होता है मेरे ख्याल से, तो कोई बात नहीं। मेरा आपको कहने का मतलब है कि इसको इंग्लिश में एक्सीलरेटेड बोलते हैं। हाँ सर, यस सर, यस सर। इस अवस्था में, अब इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपने आपको ये मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहते हैं हिंदी में, आपको पता है ये? किसको सर? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपको पता है? यस सर, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 8वां चैप्टर सर। पता है ना आपको? यस सर। ये निकलती हैं जब दोस्तों हम लोग जो है देखते हैं एक आवेश को इस अवस्था में ये तरंगे निकालता है, और जब तरंगे निकालता है तो हम उन तरंगों का इस्तेमाल करके अपना मोबाइल फोन चलाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो आप देखेंगे कि आवेश की जितनी हमने अभी तक बात की है, पूरा का पूरा ना आपका ये बुक नंबर 1 आप बोल सकते हैं। एक आपकी पूरी की पूरी एक पूरी बुक ही इसी पे लिखी गई है, जो हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि 12वीं में हमारा ज्यादातर अध्ययन आवेश के बारे में है, और आवेश 3 अवस्था में होता है। जो हमारे पहले 2 अध्याय हैं वो स्थिर अवस्था को लेकर हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ना पहले से पता होंगी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक तरीके की जो पढ़ाई होती है वो इस तरह की होती है कि मैं आपको पहले से ही पढ़ाना चालू कर दूं कि भाई आवेश 2 तरह के होते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे ऐसे करके मैं आपको बता दूं सब कुछ। तो उसमें क्या होगा ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको मैं मतलब इनका क्या करना है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ये पूरा का पूरा है क्या चीज। जब आपको ये सब पता लग जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए भाई, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी की। अभी गांव में कौन कौन अभी है, पढ़ाई कर रहा है गांव से? 3 लोग हैं। कौन से गांव में है? कौन सा गांव है? अच्छा, चलिए। सर ये स्थिर वैद्युतिकी सर दूसरा चैप्टर है ना? नहीं, ये दोनों चैप्टर को मिला के दोनों को क्या बोलते हैं वो है स्थिर, मतलब रुका हुआ, ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा है, कुछ बोलना है क्या? नहीं भैया। चलिए, तो भाई इसके अंदर 2 अध्याय हैं हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। पहला जो अध्याय है वो लिख लीजिए आप लिख रहे हैं ना सब लोग? यस भैया। लिखो। वैद्युत आवेश,
तथा क्षेत्र, ये आपका पहला अध्याय है दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपका है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आपने धारिता के बारे में पहले पढ़ा है कुछ भी? कुछ भी यस पता सर। है? क्या करता है धारिता? सर पढ़ा है पर सर याद नहीं है। धारिता करता क्या है भाई? धारिता जो है, जितना सर जो धारा होती है, जो सर करंट बहते हैं, उसी को धारिता बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, जो अगर आपके पास मान लीजिए कि सामान है, ठीक है, कोई सामान है, उसको रखने के लिए आपको बक्सा चाहिए, ठीक है। यस सर। उसी तरह से आपके पास मान लीजिए आवेश है, ठीक है। अब आवेश यहाँ वहां तो पड़ा मिलता नहीं है। अगर आपने आवेश बना लिया है तो उसको रखने के लिए धारिता होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक बाल्टी में पानी आप भरते हैं, उसी तरह से धारिता है जिसमें आप चार्ज भरते हैं, ठीक है। सर एक बार सर और समझा दीजिएगा सर। हाँ, नहीं, मैं बोला था कि धारिता जो है एक ऐसी चीज है जिसमें आप आवेश रखकर स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। जैसे आप पानी रखने के लिए बाल्टी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, यस सर। उसी तरह से आपको चार्ज रखने के लिए धारिता चाहिए। नहीं तो अगर आप चार्ज ऐसे रख देंगे कहीं पर, तो किसी ने भी उसको छू लिया ऐसे, तो उसका पूरा आवेश चला जाएगा। सर समझ जैसे रहे हैं आप? बैटरी को कह सकते हैं, बैटरी में जैसे हम आवेश को रख रहे हैं, चार्ज को। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। सर बैटरी को हम लोग हमारी वो है ना, मतलब बैटरी हम धारिता कह सकते हैं ना। नहीं, बैटरी धारिता नहीं है, बैटरी एक अलग चीज है। बैटरी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। धारिता के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे, समझ रहे हैं? तो हाँ, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आप देखिएगा कि हम लोग पहली बार आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आवेश का परिचय होगा, उसके गुण बताए जाएंगे कि भाई ये गुण होते हैं इनके। अब अवगुण तो कुछ होगा नहीं, गुण ही होंगे सारे। तो उन गुणों को हम लोगों को जानना है। जब भी हम चार्ज देखेंगे किसी भी सवाल को लगाते समय, हमें इन गुणों को दिमाग में रखना है और इन गुणों को जो है यूज करते हुए हमें सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। लिख लीजिए, आवेश का परिचय हो गया भाई, ठीक है। यस सर। अब आवेश का परिचय हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई दो तरह की चीजें होती हैं। जो समान होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है चालक और एक विद्युत विरोधी होता है। कभी भी आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिशियन आता है, अगर अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो वो प्लास्टिक के ग्लव पहन के कोई काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो विद्युत विरोधी है। वो ऐसा मेटल के नहीं पहन के काम करेगा। मेटल या चालक वो विद्युत विरोधी नहीं है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसी चीज है चालक के अंदर जो उसको चालक बनाता है, और क्या ऐसी चीज नहीं है विद्युत विरोधी के अंदर जो उसको विद्युत विरोधी बनाता है। यस सर। तो लिख लीजिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई चालक तथा विद्युत रोधी समझ रहे हैं? अब जो है भाई ये सब तो पता लग गया कि भाई आवेश का परिचय देते समय ये समझ में आ जाएगा कि कुछ शक्तियां होती हैं, ठीक है।
अब सिर्फ ये जानना कि कुछ शक्तियां होती हैं, सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं होता है। हमें ये भी जानना है कि भाई कितना शक्ति होती है उसमें, कितना न्यूटन बल लगेगा उसकी वजह से। तो ये जो कितना वाला पार्ट है कि भाई कितना लगेगा इसमें बल, वो हमें एक नियम बताएगा, वो है कूलम लॉ। लिख लीजिए, कूलम का नियम। कूलम का नियम हमें क्या बताता है कि जो आप बल महसूस कर रहे हैं आवेश के द्वारा, वो कितना है। समझ रहे हैं? यस सर। ये कूलम नियम आपको बता देगा। लेकिन कूलम नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। बिंदु आवेश नहीं तो एक जैसे गोलाकार होता है, उसके लिए आप कूलम नियम बना सकते हैं। लेकिन कूलम नियम आप मान लीजिए कि जैसे ये छड़ है, इसमें आवेश है यहां से लेकर यहां तक, और एक और छड़ है उसमें भी आवेश है, दोनों के बीच में कितना बल लगेगा ये कूलम नियम नहीं बता सकता है। समझ रहे हैं? कूलम नियम हमेशा बिंदु आवेश या एक गोलाकार आवेश के बारे में बता सकता है। समझ रहे हैं? ये कूलम नियम हो गया। अब क्योंकि अभी हमने बात किया कि भाई ये सिर्फ बिंदु आवेश के बारे में है, अब अगर बिंदु आवेश नहीं है मेरे पास छड़ है, उसमें ऐसे बहुत सारे चार्ज या बहुत सारे आवेश लगे हैं इसमें, तो मैं कैसे निकालूंगा? तब आपको दोस्तों वैद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। लिख लीजिए। देखिए अभी हमारा अध्याय चालू नहीं हुआ है, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पता करेंगे। ठीक है, एक आवेश के द्वारा। अब ये आवेश जरूरी नहीं है कि बिंदु का आवेश हो, ये एक बड़ा सा एक छड़ है उसका आवेश हो सकता है, या एक मान लीजिए एक समतल एक जगह है उसका सबका पूरे का मिला के जो आवेश जो क्षेत्र बनेगा उसका ये एक वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो ये अगर मुझे पता लग जाए, क्षेत्र के बारे में पता लग जाए, उसके बाद मैं बल निकाल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा छड़ कितना बल लगाएगा। कूलम नियम क्योंकि मुझे नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये वो बताएगा। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों, वो है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स। अब आप देखेंगे दोस्तों कि भाई कक्षा 11 में सब चीज दिखती थी। अगर मैं बोलूं कि भाई एक मास है, एक द्रव्यमान है 10 किलो का, वो रखा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं अच्छा 10 किलो का द्रव्य रखा हुआ है। लेकिन जब मान लीजिए कि एक आवेश है, वो एक क्षेत्र बना रहा है अपना, और वहां पर आपको कुछ दिखेगा नहीं चार्ज या आवेश क्या कर रहा है, तो वो जानने के लिए कि भाई क्या कर रहा है, भले ही आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो हो रहा है, तो वो क्या है, वो एक वैद्युत फ्लक्स है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि चार्ज ऐसी क्या चीज कर रहा है, तो वो हम बात करेंगे कि भाई वो एक ऐसे लाइंस निकालता है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब अंत में जो पहला अध्याय है उसके अंत में आपने भाई ये बात कर लिया कि आवेश क्या करता है, बिंदु आवेश क्या करता है, लेकिन कहीं पर आपको आवेश तो दिखेगा नहीं इस तरह से। समझ रहे हैं? तो लेकिन एक चीज आपको जरूर पता होगा, वो द्विध्रुव। आपने सुना है इनके बारे में? यस सर। कहाँ पे सुना है? भौतिकी में सुना है? सर 11 का चैप्टर। हाँ, तो ये जो अच्छा ये जो है दोस्तों, ये ऐसे मिलता है हर जैसे आपको पता होगा HCl है, इसका ये द्विध्रुव है कि नहीं है? पानी का ये आपको पता है ना दोस्तों? यस सर। ये द्विध्रुव हैं,
ये दोनों द्विध्रुव है। इसमें छोटा सा प्लस आवेश है, इसमें छोटा सा यहाँ पर, हाँ यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पर ये धनावेश है, यहाँ ऋणावेश है, समझ रहे हैं? तो ये हालांकि एक आवेश या धन या ऋण एक ऐसा नहीं मिलेगा आपको कभी अकेला, आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन द्विध्रुव जो है वो आपको नेचुरली मिलेगा, मतलब आपको प्रकृति में मिल जाएगा। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है कि भाई बाकी सब तो होता ही नहीं है ऐसे, भगवान ने तो ऐसे बना के दिया नहीं है, लेकिन द्विध्रुव बना के दिया है। तो इसके बारे में हम लोग, इसका परिचय होगा और इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये कैसे, इसका क्या क्षेत्र रहता है, किस तरह से बाकी सब चीजों को ये करता है। समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया ये। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये जो हमने अभी तक इसके बारे में बात किया, ये 11वीं के कौन से अध्याय में इस तरह की चीजें थी? कौन सा अध्याय था 11वीं का? सोच के बताइए। ग्यारहवीं में अच्छे से पढ़ाई किया था ना भाई? यस सर। नहीं याद नहीं है? गुरुत्वाकर्षण का अध्याय था। यस सर। यस सर। कूलम नियम से आपको क्या याद आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम? ओम का नियम। ओम्स लॉ सर जी करके पढ़ते हैं। ये याद आ रहा है, G m1 m2 by r स्क्वायर। यस। समझ रहे हैं? तो ये जो अध्याय है ये बहुत ही इसके करीब है, मतलब इसी के जैसा ही है। इसमें भी कूलम लॉ है, ये भी कूलम लॉ है। यहाँ पर बस एक फर्क है दोस्तों कि जो आवेश होता है, हाँ कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोला क्या? आवेश जो होता है आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षित करता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। समझ रहे हैं? तो जब आपने गुरुत्वाकर्षण की बारे में पढ़ा होगा तो उसमें क्या आपने उसकी स्थितिज ऊर्जा पता की थी गुरुत्वाकर्षण की? यस सर, पढ़े थे सर ये सब। आपने कितनी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा mgh करके लिखते थे कि नहीं आप? आपको याद है? यस सर, यस सर। तो ये ऊर्जा क्यों आई, कहां से आई? क्योंकि दोस्तों ये बल लग रहा है, इस बल की वजह से ऊर्जा आती है। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से जब हमारा यहाँ पर बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है आवेशों के द्वारा, तो उसी वजह से हमारा जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होगी। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा होती है क्योंकि वो बल लग रहा है, उसी तरह से यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की स्थापना होगी। ठीक है? तो उसी तरह से जो है, जो दूसरा अध्याय है उसमें हम ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं? पहला अध्याय में हमने किसके बारे में बात किया? कितना बल लग रहा है। दूसरे अध्याय में क्या बात करेंगे? कितनी ऊर्जा है। समझ रहे? बस यही फर्क है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, इतना सा ही फर्क है। समझ रहे हैं? तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो इस तरह से आप लिख लेंगे ना तो आपकी अच्छे से आपका दिमाग एकदम सही जो है, हाँ लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में बात करेंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद अब आप जब ये ऊर्जा निकालेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये जो ऊर्जा का जो आपने जो लिखा है नियम, ये नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के बारे में लिखा है। अगर मान लीजिए बिंदु आवेश नहीं है आपका,
आपके पास पूरी पूरी छड़ है, उसमें चार्ज, उसमें जो है आवेश लगे हुए हैं, तो उसके और दूसरे छड़ के बीच में कितना ऊर्जा होगी ये आप इससे नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है हम लोग विभव के बारे में बात करेंगे। जब आप विभव निकाल लेंगे तब आप बड़े बड़े जो चार्ज हैं, बड़े बड़े जो हैं यहाँ पर आवेश हैं, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर कूलम लॉ सिर्फ एक बिंदु आवेश के बारे में था, उसी तरह ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जब हम पहली बार पढ़ेंगे तो एक बिंदु आवेश के लिए है। तो इसलिए हम यहाँ पर यहाँ पर विभव के बारे में बात करेंगे। समझ रहे? लिख लीजिए इसको। विभव बिंदु आवेश का, बिंदु का, द्विध्रुव का और बड़े चार्जों का। समझ रहे हैं? तो सबके सब आवेश का हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर कि भाई कितना विभव होता है। एक बार आपके पास विभव आ गया, विभव से ऊर्जा निकालना बड़ा आसान है। तो अगर मुझे ये पता है कि इस पूरे छड़ का विभव यहां पर मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए ए है, मुझे ऊर्जा निकालनी है, तो अगर यहां पर मैं अगर एक आवेश रख दूं तो जो ऊर्जा होगी छड़ और उस आवेश के बीच में, वो सिर्फ विभव को मुझे मल्टीप्लाई करना है चार्ज से, मतलब आवेश से। तो मैं दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ऊर्जा आ जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने विभव की रचना की है ताकि मैं बड़े चार्जों के बारे में बात कर सकूं, ताकि द्विध्रुव के बारे में बात कर सकूं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चालक, चालक की स्थिर वैद्युतिकी। हाँ भाई, क्या हुआ? स्थिर वैद्युतिकी। तो भाई जो चालक होते हैं दोस्तों, वो बड़े चालू होते हैं। उनमें जो है अलग अलग तरीके से उनका जो जिस तरीके से वो लोग, ठीक है, तो उनके बारे में पता रहना चाहिए कि किस तरह से वो जो है आवेश से अगर उनके आसपास लाया गया या उनके अंदर आवेश है तो वो किस तरह से उनका विभव होगा, वो हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये अभी पता नहीं होगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि भाई जब दो अगर मान लीजिए आवेश हैं, अगर वो हवा में हैं तो दोनों के बीच में कुछ बल लगेगा, लेकिन अगर वही दोनों आवेश मैं पानी के अंदर डाल दूं तो दोनों के बीच में बल आपको पता है 1/8 हो जाएगा। जस्ट आपने उसको लेकर हवा से पानी में डाल दिया तो वो जो दोनों जो आवेश थे वो हवा में हैं कि पानी में हैं या प्लास्टिक के अंदर हैं कि कहां पर हैं, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे परावैद्युत ध्रुवण में। समझ रहे हैं? अब जो है आखिरी हिस्सा जो है चैप्टर का, आखिरी हिस्सा अध्याय का, वो है संधारित्र और धारिता। ठीक है। अब आप देखेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये जो दूसरा वाला चैप्टर है, ये देखने में तो ये बड़ा छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे अध्याय का। समझ रहे हैं? संधारित्र, संधारित्र।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता लग गया है कि स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या पढ़ना है आपको। आपके पास 2 चैप्टर हैं, यहाँ पर 2 अध्याय हैं। ये आपका पहला अध्याय है और ये आपका दूसरा अध्याय है। भैया हाँ, परावैद्युत तथा ध्रुवण 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 ध्रुवण, वाह वाह, ठीक है। ध्रुवण हाँ, ध्रुवण ध्रुवण। आ रही बात समझ में? चालू करें चैप्टर? यस सर। ठीक है भाई, चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 लिख लीजिए। वैद्युत पूरा लिखिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब ये आवेश आया कहां से? क्या आपने कभी महसूस किया है आवेश को? आप में से किसी ने भी आवेश को महसूस किया है कभी भी? तार किसी को करंट लगा है आज तक? कर लिया महसूस? तो भाई वो तो चलो ठीक है, करंट लगना वगैरह ठीक है, लेकिन बाकी जगह भी आप देखेंगे कि ये वैद्युत आवेश बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है कि कभी आपने, जब मान लीजिए ठंडी के मौसम में जब आप चद्दर ओढ़ते हैं या कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, यस सर, तो चिपचिपा लगता है। हाँ, वो आप कभी उसको एकदम अंधेरे में ऐसे करके देखेंगे ना, तो आपको वो जैसे बिजली कड़कती है ना, उस तरह का लाइट भी दिखाई देगी हल्की हल्की। सर उसके रोए जो होते हैं वो चमकदार होते हैं थोड़े। हाँ, कभी आप जैसे टीवी देखने के बाद टीवी के पास अपना हाथ लेके जाइए, उसके रोए जो है खड़े हो जाएंगे। आवाज आती है, सर रोए चटचटाने लगते हैं। हाँ, आवाज आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बिल्कुल ये चीज तो किया ही होगा कि भाई कंघी रगड़ ली अपने बालों में और छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े हैं ऊपर उठा लिए। यस भैया। ये है ना। अब भाई ये बताइए मेरे को, जब आपने ये सब किया तो जो कागज के टुकड़े थे उसमें तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो ऊपर क्यों जा रहा है वो? चार्जेस आ गए थे ना, तो आवेश, आवेश बिल्कुल सही, आवेश के द्वारा। तो इससे क्या पता लगता है कि आवेश है? अगर आवेश जैसी चीज नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। यस सर। अब ये जो उसके होने का जो प्रमाण है, ये बहुत पहले ही लोगों को पता लग गया था। ठीक है, आवेश के पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का पता लग गया था, जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसमें चुंबकीय चीज थी। तो पहले लोगों को लगता था कि भाई ये सब जो भी चुंबकीय और आवेश वगैरह है, ये सब भगवान है, तो उसको पूजते हैं। तो लोग इसको पूजने लग गए थे, और जितने भी लड़कियां थी सब जो है गहने पहनने लग गए थे, चुंबक उम्बक का और ये सब सब। तो बाद में पता लगा कि भाई ये सब तो पत्थर है, इसमें तो ये तो मतलब बहुत ही आम सी बात है। बाद में बहुत मतलब आप मान लीजिए कि जब पता लगा कि आवेश नाम की चीज होती है, तो उसके 100-200 साल के बाद लोगों ने ये महसूस किया कि भाई चलो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नियम वगैरह के बारे में खोजते हैं। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, आवेश बहुत मतलब ओल्ड ये है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों की, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। तो जब लोगों को कुछ पता ही नहीं था और सिर्फ ये सब जो बेसिक चीजें थी ये पता था कि भाई अगर एक कांच की रॉड लिया जाए, ठीक है, ये मान लीजिए एक कांच है, ठीक है, इसको मैंने अगर एक मान लीजिए एक कपड़े से रगड़ा, समझ रहे हैं, और यहां से मुझे इसको अपने हाथ से ऐसे नहीं पकड़ना है पूरा हाथ, और ये कांच के छड़ के बीच में
मुझे एक कपड़ा भी लगाना है। अगर मैंने इसको सीधे हाथ से पकड़ लिया तो जो मैं करने जा रहा हूँ वो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे हाथ से भी उसमें आवेश चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कांच को एक कपड़े से रगड़ा और उसके बाद एक और मैंने छड़ लिया उसी कांच का ही, उसको भी रगड़ा, और दोनों को जब मैं पास लेके आया तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था, दोनों एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंक रहे थे ऐसे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रगड़ने की वजह से कुछ तो हुआ दोनों में, और दोनों में एक जैसी चीजें हुई होंगी क्योंकि दोनों कांच के हैं, और कुछ गया इसके अंदर जिसकी वजह से दोनों के बीच में ऐसे बल आ गया। अब पहले की दुनिया में, भाई मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस समय लोगों को लगता था कि सिर्फ 5 तत्व हैं, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, तो इन सब तरीके से 5 तत्व हैं और सब कुछ इन 5 तत्वों से ही मिलके बना है। तो पहले लोगों को लगता था कि कांच में अगर मैंने रगड़ दिया कपड़ा तो कांच के अंदर आग चली गई, तो दोनों के अंदर आग चली गई। हालांकि वो सही नहीं है, तो मैं बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो भाई कांच में कुछ चला गया जिसकी वजह से दोनों के आपस के बीच में बल लग रहा है, पहले तो कुछ बल था ही नहीं। समझ रहे हैं? अब ये हो गया, मान लीजिए आपने पहली बार इस तरह से किया, दूसरी बार आपने क्या किया, एक कांच की छड़ लिया, उसको आपने रगड़ा, इसके अंदर कुछ चला गया। फिर आपने दूसरा जो रॉड लिया वो प्लास्टिक का लिया, कोई इबोनाइट ले लिया, समझ रहे हैं? तो ये प्लास्टिक है, नीचे वाला था प्लास्टिक, ऊपर वाला कांच। हाँ ये हो गया कांच। अब दोनों को मैंने रगड़ा, अब दोनों को रगड़ने के बाद मैं देख रहा हूं दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अभी तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। तो इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये है कि जब प्लास्टिक को रगड़ रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ तो गया, क्योंकि अगर मैं प्लास्टिक को ना रगड़ूं और कांच के पास ले जाऊं तो दोनों ना आकर्षित करेंगे ना प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक को रगड़ दूं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो कुछ तो प्लास्टिक के अंदर भी गया, और कांच के अंदर तो था ही, वो तो मेरे को पहले से ही पता है। लेकिन जो कांच के अंदर गया और जो प्लास्टिक के अंदर गया वो दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग। क्योंकि अगर एक जैसे होते तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझ रहे हैं? तो और एक और चीज ये देखी गई कि अगर इन दोनों को मैं छुआ दूं, कांच को प्लास्टिक से ऐसे छुआ दूं मैं, तो गायब हो जाता है सब कुछ, तो ना तो प्रतिकर्षित होती है ना आकर्षित होता है कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसीलिए जो है बोला गया कि कांच के अंदर आग है और प्लास्टिक के अंदर पानी है, तो दोनों को छुआ दोगे तो आग चला गया और पानी जो है उड़ गया। तो इस तरह से लोगों ने पहले इस चीज को समझा, लेकिन बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको याद है, आपको पता है कौन है? हाँ जी, फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो एक बेंजामिन नाम का एक आदमी हुआ, वो यूएस का था, उस अमेरिकन था, उसकी फोटो जैसे इंडिया की जो नोट होती है उसमें गांधी जी की फोटो है ना, तो जो अमेरिका की नोटें हैं उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो है, ये समझ लो। तो ये एक मतलब बैंक में था, बैंक इसके बैंक थे 2-3। तो भाई इसने क्या किया, बोला कि भाई अगर ऐसी बात है कि दोनों को मिलाने से गायब हो जा रहा है और एक अलग चीज है दूसरी अलग चीज है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि चलो हम लोग जो है एक को बोल देते हैं कि वो धनात्मक है और एक को ऋणात्मक। अच्छा ये मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, एक सेकेंड। हाँ, धनात्मक और एक को बोल देते हैं ऋणात्मक।
यस सर। तो आपको तो पता ही है कि भाई ऋण और धन दोनों मिल जाए तो जीरो हो जाता है अगर एक जैसा हो। उसी तरह से इसने तो बोला कि चलो इसको ऐसे से बोल देते हैं। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन को हिंदी तो आती नहीं थी, तो उसने एक को पॉजिटिव बोला, एक को नेगेटिव बोला। ये एक सही बात है, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब ये ऋणात्मक हो गया और धनात्मक हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव ऋणात्मक धनात्मक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कांच और प्लास्टिक मिल गए तो भाई गायब हो गए, ठीक है। अब ये मान लिया गया कि भाई जो नेगेटिव है वो प्लास्टिक के अंदर होगा और जो पॉजिटिव है वो कांच के अंदर है, ठीक है। अब ये इसका कोई वो नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। एक को पॉजिटिव मानना था, मान लिया, एक को नेगेटिव मानना था, सर अगर हम ये माने, अगर प्लास्टिक को पॉजिटिव माने और कांच को नेगेटिव माने तो मान लो, मानने में क्या है, कुछ भी मान लो। लेकिन फिर क्या होगा ना, तुमको फिर से पूरा अध्याय लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया ने तो कुछ और ही माना हुआ है। लेकिन कुछ गलत नहीं है इसमें मानने में। तो हमको भी वही मानना पड़ेगा जो पूरी दुनिया ने मान कर रखा है, नहीं तो फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे हमारे। तो धनात्मक और ऋणात्मक ये दो होते हैं और दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर धनात्मक धनात्मक होगा तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक होगा तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इससे जो आपका जो क्या कहते हैं उसका जो आपका परिचय है आवेश का, आवेश करना क्या चाह रहा है, आवेश क्या करना चाह रहा है, आवेश अपने अंदर ऋणात्मक या धनात्मक को लेना चाह रहा है। हाँ ना, आकर्षित करना चाहते हैं। अपने अंदर जो आवेश है, आवेश अपने अंदर आवेश को खत्म करना चाह रहा है। समझ रहे हैं आप? यस सर। ये खत्म करना चाह रहा है, आवेश अपने आप को खत्म करना चाह रहा है। हाँ, इसीलिए आप देखेंगे कि जब अब धनात्मक ऑलरेडी पहले से ही धनात्मक है और धनात्मक ले आए तुम, ऑलरेडी उस सर पे बोझा लेके घूम रहा है, तुम बोले ले 4 किलो और रख लो, तो वो तो नहीं मिलेगा ना, वो तो बोलेगा भाई भागो यहाँ से। तो ये वो चाहता है कि भाई मेरा बोझा कोई ले ले, इसीलिए जो है जो धनात्मक और ऋणात्मक है दोनों एक दूसरे को बोलेंगे भाई आ जाओ मेरा बोझा ले लो, ठीक है। उसी तरह से धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित इस तरह से करेंगे। अब ये तो मतलब ये जो चीज हमने अभी बातें की हैं इसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह से गुण है, पूरे जो आवेश का गुण है। लेकिन ये जो गुण है ये इतना ज्यादा मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं बोलूं कि आप एक इंसान है वो आपका गुण है, समझ रहे हैं? तो वो मतलब कहने की बात नहीं है, ये तो होना ही है, ऐसा है। अब मैं अगर गुण के बारे में बात करूं तो मैं आपके जो और गुण हैं, जैसे कि आप बहुत मेहनती हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, इस तरह की चीजें बात बताऊंगा, राइट। तो इसी तरह से इसको हम गुण नहीं मानते हैं, ये तो इसको होना ही है। तो इसके अलावा और क्या क्या गुण हैं जो आवेश हैं उसके बारे में चलिए हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं, समझ रहे हैं? लिख लीजिए वैद्युत आवेश। गाँव वाले एक मोबाइल को म्यूट कर दो, अभी में म्यूजिक सुना रहे हो। म्यूजिक सुन रहे हो तुम लोग? हाँ, यहाँ क्लास म्यूजिक सुन रहे हो? सर ये जो बार बार होता नहीं, आपकी आवाज गूंजने लगती है। हाँ, वो दो मोबाइल फोन बहुत पास पास रहते हैं ना, सर वही म्यूजिक बन जा रहा है। हाँ म्यूजिक हो जाता है।
चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग इनके जो मूल गुण हैं। इन मूल गुण को हम लोग हर सवाल में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आवेशों के गुण। पहला गुण है, आपने ये सब पढ़ाई किया ही होगा पहले से ही, लेकिन मैं आपको इस तरह से फिर से पढ़ा रहा हूँ आपको नए तरीके से। हो सकता है कि और अच्छे से आपको ये सब चीजें समझ में आए। आवेशों की योजना, योज्यता, योजना थोड़ी बनाते हो लोग, योज्यता। योज्यता क्या होती है बताइए, गांव वालों बताओ भाई। याद नहीं आ रहा है? जो आवेश कर सकते डीजे स्टार्ट हो जाता है पीछे से। देखो मैं बताता हूँ, योज्यता का मतलब ये है कि भाई अगर एक एक मान लीजिए एक बक्सा है, ठीक है, एक बक्सा है, उसमें आपके पास Q1 आवेश है। आवेश को हम लोग Q1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे मास को क्या लिखते हैं, M, यस आवेश को Q लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही हमने सब ले लिया, चलो भाई Q लिखते हैं। तो Q1 अगर ऑलरेडी बक्से के अंदर है, अगर आपने Q2 डाल दिया, तो अब बक्से के अंदर कितना हो गया, Q1 + Q2। बहुत अच्छी बात है, Q1 + Q2। अब ये कोई कहने की बात है, अब इसको बता दिए कि योज्यता है, ठीक है, मतलब आपके पास 10 रुपए है, मैं आपको 10 रुपए और दूंगा तो आपके पास 20 रुपए तो हो ही जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन कहने की बात यहाँ पर इसलिए है कि भाई Q1 और Q2 एक धनावेश हो सकता है, एक ऋण आवेश हो सकता है। और जो धनावेश है, अगर आप उसको ऋणावेश के साथ अगर आप प्लस करेंगे तो ऋणावेश को आपको घटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। आप सब चीजें ऐसे प्लस प्लस करते हुए नहीं जा सकते हैं, ऋण के साथ एक माइनस इस तरह से आता ही है। जब आप प्लस करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए Q1 है, मान लीजिए 2 और Q2 है -3, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 +-3, समझ रहे हैं। तो जो आप Q1 और Q2 का जब आप लिखेंगे कि उसकी संख्या कितनी है, तब आपको यहां पर माइनस साइन के साथ लिखना है, ओके। यस तो इसीलिए जब आप समान तरीके के जो वो हैं, जैसे 2 और -2 है, दोनों पहले 2 डाल दिया फिर -2 डाल दिया, तो कितना हो गया, 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये देखा गया है योज्यता में। दूसरी बात लिख लीजिए, वैद्युत आवेश संरक्षित है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी लिख रहा हूं, मेरी हैंडराइटिंग जो है लिख काफी सुंदर हुआ करती थी, अभी बिल्कुल बिगड़ गई है। काफी दिनों से लिखे नहीं इसलिए। हाँ। वैद्युत आवेश संरक्षित है दोस्तों। संरक्षित का क्या मतलब है कि भाई आप जो है सुरक्षित है, आपका धन सुरक्षित है बैंक में। लेकिन ये बात, संरक्षित और सुरक्षित दो अलग चीजें होती हैं, ठीक है। संरक्षित का मतलब है कि आप उसको आप बना नहीं सकते हैं, ना तो आप उसको नष्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बारे में आपने संरक्षित पढ़ा होगा, उसके बारे में। सर ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। उसी तरह से दोस्तों जो आवेश है, लिख लीजिए, आवेश को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है।
तो भाई तो ये बताइए कि भाई जब पैदा नहीं कर सकते ना नष्ट कर सकते हैं तो भाई कहाँ से आवेश आएगा, कैसे आएगा आवेश कर बताइए। सकते हैं एक रूप से हाँ जी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। पहले रूप तो आए, मतलब रूप कहाँ से आ गया उसके पास, वो तो आवेश है ही नहीं, आवेश को बनाएंगे कैसे। पहले अगर आप बोल रहे हैं कि धनात्मक को ऋणात्मक और ऋणात्मक को धनात्मक में बना सकते हैं, दो ही तरह के आवेश होते हैं, दो ही तरह के रूप हैं, ऊर्जा की जैसे नहीं है, ऊर्जा 50 तरह की होती है। तो कैसे बनाएंगे आप, अगर ना पैदा कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, तो भैया कहाँ से आवेश आ गया। सर आवेश सर इस तरीके से आया कि सर जी वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह से परिवर्तित होते होते वो आवेश हो गया। एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित का क्या मतलब है आपका। सर जैसे कि कांच में हम जब वो रगड़ रहे थे कपड़ा तो चार्ज उत्पन्न हो रहा था ना सर, हाँ हाँ, तो सर उसी तरीके से मतलब वो बनते बनते आवेश हो गया फिर। अच्छा, तो आपने जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया वो इस तरह से था कि भाई आपके पास दो चीजें थी, एक मान लीजिए ए और एक मान लीजिए बी। जी ए ने बी को धनावेश दिया तो अपने आप ए में ऋणावेश आ गया, समझ रहे हैं आप। यस सर। तो इसमें मान लीजिए ए ने क्या किया कि इसको दे दिया +2, तो ए के पास कितना हो गया -2, समझ रहे हैं। तो अगर आप ए और बी दोनों को मिला के देखेंगे तो पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, कुछ बना नहीं। ए ने बी को दे दिया तो ए के पास 2 कम हो गए, बी के पास 2 ज्यादा हो गए। तो इस तरह से आप आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आप बोले कि मैं ए और बी दोनों के पास पहले 0 था, अब मैं ए और बी दोनों का मिला के 2 कर देता हूं या 2 कर देता हूं, वो कभी नहीं होगा। वो तभी होगा कि बाहर से एक सी भी होगा, वो दे रहा होगा। लेकिन मैं तो मान रहा हूं कि भाई ए और बी बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बाहर से कुछ नहीं ले रहा हूं किसी एक या दो चीजों में, तो एक या दो चीजों के अंदर जो भी आवेश होगा वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, समझ रहे हैं। एक बक्से के अंदर मैंने 10 द्रव्य रख दिए हैं, द्रव्यमान रख दिए, वो आपस में कितना भी एक दूसरे को देते रहे लेकिन मिला के टोटल उतना ही रहेगा। जैसे आपके परिवार में मान लीजिए कि बाहर से पैसा आप नहीं लेके आ रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके पिताजी ने आपकी मम्मी को दिया, आपकी मम्मी ने आपको दिया, आपने अपने भाई को दिया, भाई ने अपने बहन को दे दिया। तो अगर मैं सबके पैसे जोड़ूं, अगर बाहर से पैसे नहीं आ रहे हैं तो उतने ही रहेंगे ना। यस सर। वही बात है, वही बात है। तो तीसरा जो गुण होता है दोस्तों, वो लिख लीजिए, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। यस सर ये भी पढ़ा है सर क्वांटमी। हाँ तो बताओ फिर फटाफट क्या है ये। सर पता नहीं है सर। जो केंद्रक बोल रहा है भाई, कोई बोल रहा है ठीक से, तेजी से बोलो। सर जो क्वांटम मतलब क्वांटम जो होता है वो जो है केंद्र के अंदर कितनी वो उसकी संख्याओं को गिनते हैं, उसको हम लोग क्वांटम संख्या बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। न्यूक्लियर। चलिए, तो मैं आपको इसको अलग तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक द्रव्यमान है, ठीक है। आप उसको तोड़ते चले गए कि भाई सबसे छोटा द्रव्यमान क्या होता है। तो मान लीजिए आपको ये महसूस हुआ कि सबसे छोटा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते। तो क्या आप कभी भी आपका जो सामान है उसका भार इलेक्ट्रॉन के मास से कम हो सकता है? अच्छा चलिए, मैं आपको ये बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास ढेर सारे कंचे हैं, ठीक है, 6 कंचे हैं, सबका मास m है। इस तरह से आप इन कंचों को तोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं, आप तोड़ ही नहीं पाएंगे मान लीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि
आपके पास एक डब्बा है जिसका भार कुछ नहीं है, तो आप इसमें डब्बे में कितने भी कंचे डाल लीजिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमेशा एक इंटीजर के गुणा होगा टोटल भार इसका, जो n होगा उसका जो वैल्यू होगा 1 2 3 1 2 3 ऐसे होगा हमेशा? क्या मैं ये बोल सकता हूं? यस सर। ये एक पूर्णांक होना जरूरी है n को? ये आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर, पूर्णांक सर समझ रहा हूँ। देखो देखो, अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 6 वस्तुएं हैं, सबका जो भार है 2-2 किलो है, यस सर। 2 किलो है, तो आपके पास सबसे कम भार क्या होगा? 2 किलो, फिर 4 किलो होगा, फिर 6 किलो होगा, 8 किलो होगा, 10 किलो होगा, 12 किलो होगा, यही होगा ना? यस सर। 2 और 4 के बीच में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 और 6 के बीच में भी नहीं हो सकता, 6 और 8 के बीच में, क्योंकि आपके पास 2 किलो का ही है। यस सर। समझ रहे? तो मैं बोल रहा हूं कि जो भी भार होगा वो 2 का पूर्णांक होगा, या तो 2 होगा, या 2 गुणे 2 होगा, या 2 गुणे 4 होगा, 2 गुणे 6 होगा, 5 होगा, 2 गुणे 6 होगा, बस इतना ही हो सकता है। समझ रहे हैं? यस सर। यही चीज क्वांटमीकरण, इसी को क्वांटमीकरण बोलते हैं, इसी चीज को, यस सर। कि भाई मुझे पता लग गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना होता है, ये आपको पता है? 1.6 इतना, ये आपको पता था कि नहीं? पता है। पता है ना? तो दोस्तों ये जो है सबसे कम चार्ज है, इससे कम हो ही नहीं सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता, ये आप मान लीजिए। समझ रहे? तो अगर कोई चार्ज है, अगर कोई मान लीजिए आवेश है, तो उस आवेश का जो मान लीजिए मान होगा वो एक पूर्णांक गुणे इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। समझे आप ये इस चीज को समझे? क्या आपका जो आवेश है 1.5 गुणे 4 ये हो सकता है? इतना हो सकता है 1.5 गुणे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उतना हो सकता है? नहीं सर, 1.6 था। देखो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक आधा इलेक्ट्रॉन है, यही हुआ ना 1.5 का मतलब, 1.5 का मतलब यही हुआ ना? यस। तो क्या आप उसको आधा कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को सर आधा कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, तो ये हो ही नहीं सकता। यस सर। 1.5 हो ही नहीं सकता, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ऐसे आपका पूर्णांक आना चाहिए। यस सर। तो अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास इतना चार्ज है, तो आप जो है उससे आप जो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको भाग देके देखिए, अगर आपको भाग दिए और भाग देने के बाद आपके पास पूर्णांक नहीं आता है तो वो चार्ज हो ही नहीं सकता। मतलब कि भाई आपके पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ऐसा थोड़ी है आपके पास 1 होगा और 0.3 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। यस सर। वही है क्वांटमीकरण, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब अगले हफ्ते मिलेंगे इसी टाइम पे, और आप जो है पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, और ताकि हम लोग और तेजी से इस अध्याय को बढ़ा सकें। समझ रहे हैं? चलो भाई दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। थैंक यू सर। बाय।